नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर आज की इस नई एनसीईआरटी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। एंड इस चैप्टर में आपको 16वीं से लेकर के 17वीं सदी का इतिहास देखने को मिलेगा। हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 200 सालों का इतिहास है, जो कि 1500 से लेकर के 1700 के बीच का आपको इस चैप्टर में देखने को मिलता है। एंड इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो बातें की गई हैं वो कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में की गई हैं। हम कह सकते हैं कि यहां पर किसानों की बातें हैं, जमींदार की बातें हैं, राज्य की बातें हैं, जातिवाद की बात की गई है। यहां पर किस प्रकार से गांव का मुखिया चुना जाता था, मुखिया के क्या काम होते थे। इसके अलावा हमारे जो गांव थे, गांव के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है, किस प्रकार से कर लिए जाते थे, जमींदार का काम क्या होता था, मुखिया का काम क्या होता था, जाति पंचायत के बारे में बातें बताई गई हैं और भी कई सारे टॉपिक हैं। महिलाओं के बारे में जानकारी दी गई है। आपने आईने अकबरी काफी अधिक सुना होगा, तो आईने अकबरी के बारे में डिटेल में यहां पर बात की गई कि आईने अकबरी में कैसे क्या आईने अकबरी को लिखा गया था, इसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने को मिलते हैं। अब आगे की बात हम डिटेल में पूरे चैप्टर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि इस चैप्टर का पार्ट 1 आ चुका है। एंड पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का लगभग 25 से 30% पोर्शन कवर कर लिया। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 1 के वीडियो और उसके साथ ही साथ पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी, जिसमें आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे क्लास 6 से लेकर के 8 एंड उसके बाद में क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के पूरी प्लेलिस्ट आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप जाइए प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा एंड सारे वीडियोस देख सकते हैं। और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए है, नोट्स की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अदरवाइज आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये आपके सामने है 8577885934। तो चलिए जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा एंड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना, नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। देखो, एनसीईआरटी का नया सिलेबस आ चुका है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लासेस होनी है वो हम 10 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की, हमारे इसी चैनल पर। एंड एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें कुछ टॉपिक कम किए गए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 9 इसके बाद जो आने वाला है उस चैप्टर को कम किया गया और कुछ चैप्टर को मर्ज करके भी टॉपिक अलग से बनाए गए। कोई कुछ नया ऐड नहीं किया गया, टॉपिक केवल कम किए गए हैं। और ये चैप्टर था जो अभी हमारी सीरीज चल रही थी, इसको कंप्लीट करेंगे। एंड दृढ़ संकल्प 2.0 पर जो हमारा सेकंड चैनल है वहां पर एनसीईआरटी हिस्ट्री की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लासेस करवा देंगे। तो जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक हमने दे दी है। चलिए इसी के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 में हमने इन दो बिंदुओं की वजह से ये समझा था कि भाई अगर हम 16वीं और 17वीं सदी की बात करते हैं तो उस टाइम पर लगभग 85% लोग गांव में रहते थे और इनके पास में जो मुख्य रोजगार था वो थी खेती। इसके अलावा मुगल राज्य ने किस प्रकार से ग्रामीण समाज के ऊपर अपना काबू करने का प्रयास किया था, कौन कौन लोग इनके नुमाइंदे थे, यानी कि इनके मतलब इनके आदमी, इनके व्यक्ति थे, अधिकारी थे जो कि गाँव में जाते थे, कर निर्धारित करते थे, राजस्व वसूली करते थे, हिसाब रखने वाले थे। तो इन लोगों के बारे में हमने डिटेल में यहां पर जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से लोग कौन सा काम करते थे। इसके बाद में किसान और कृषि उत्पादन यहां पर हमने डिस्कस किया था कि भाई जो गांव के लोग हैं उनके पास में खेती के अलावा, मतलब कृषि के अलावा कौन कौन से ऐसे काम होते जिनमें ये शरीक रहते हैं और ये वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे भारत देश को आप देखोगे तो भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर अगर आप उत्तर भारत में जाओगे तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको मैदानी इलाके ज़्यादा मिलेंगे और यहाँ पर खेती होती है। इसके अलावा जब आप हमारे हिमालय साइड में जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि आपको खेती जो मिलेगी वो अलग प्रकार की मिलेगी, बेसिकली खेती मिलेगी ही नहीं। ठीक है, वहाँ पर पर्वतीय इलाका है। हम जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग प्रकार का क्लाइमेट देखते हैं, अलग प्रकार का पर्यावरण देखते हैं। वहाँ पर आपको पठारी इलाका मिलेगा, पर्वतीय इलाका मिलेगा। एंड जब हम हमारे पूर्वी इलाके में जाते तो अलग प्रकार का क्लाइमेट है, पश्चिमी इलाके में जाते तो अलग प्रकार का क्लाइमेट है। यहाँ पर अगर हम भारत में, बेसिकली यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि भारत में हर जगह पर मैदानी इलाके नहीं है, कहीं पर आपको सूखी जमीन मिलती है, कहीं पर आपको जंगल मिलते हैं, कहीं पर आपको पठारी इलाका मिलता है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति का अलग अलग रोजगार, अलग अलग प्रकार के काम करते थे। जैसे कि जंगल वाले जंगली थे, मतलब जंगल से उत्पादित वस्तुओं पर निर्भर रहते थे, जिनमें आपको देखने को मिलता है हाथी वगैरह पकड़ के राजाओं को दे देते, जंगल की लकड़ियां काट कर बेचते थे, जंगल में जो फल मिलते थे उन फलों के से अपना जीवन गुजारा करते
करते थे, जंगल में स्पेशल प्रकार की खेती करते थे। तो जब भी हम भारत में कृषि समाज को पढ़ें तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत में हर जगह पर एक जैसी खेती नहीं होती है, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग एरिया है, अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, उसके आधार पर अलग अलग खेती होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमको मिला था स्रोतों की तलाश। जब हम किसानों के बारे में बेसिकली बात करते हैं उनका इतिहास समझने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको किसानों का इतिहास कहां पर देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलता है आइन अकबरी, जो कि अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखी थी। लेकिन इस आइन अकबरी पर हम कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर हम आइन अकबरी को देखें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो ये कि साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां पर मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता है। यानी कि यहां पर जो मुख्य राजा थे अकबर, उनकी देखरेख में इसको बनाया गया। तो हो सकता है कि इसके साथ में कुछ नाइंसाफी भी की गई हो और ये ऊंचे गलियारों का नजरिया था, यानी कि ऊपर ऊपर से सारी चीजों को उठा करके रखा गया। इसलिए हम अन्य एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब अन्य स्रोतों के तौर पर मुगल, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ दस्तावेजों का भी इस्तेमाल करते हैं। इनसे भी हमको कृषि समाज की अच्छी खासी जानकारी मिलती है। इन दोनों अगर हम सबूतों को छोड़ दें, इन दोनों ही स्रोतों को छोड़ दें, तो तीसरा स्रोत आपको हमको मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रखे हुए दस्तावेज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी स्रोतों के अनुसार हमारे यहां पर मुगल साम्राज्य और कृषि समाज का पूरा इतिहास तैयार किया गया, जो इस चैप्टर में दिया गया है। अब इस इतिहास को समझना हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको इतिहास को समझने में मिलता है किसान और उनकी जमीन। किसान दो प्रकार के थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, खुद कास्त और पाही कास्त। इन दोनों किसानों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। सिंचाई और तकनीकी, कि भाई किस प्रकार से सिंचाई होती थी उस टाइम पर और सिंचाई के लिए राजा ने क्या हेल्प की थी, हमने यहां पर डिस्कस किया था। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मिलता है जहां पर ज्यादा मतलब पानी की बरसात होती थी, 40 इंच या फिर उससे ज्यादा, वहां पर चावल जैसी खेती की जाती थी। और जहां पर कमतर बारिश होती थी वहां पर गेहूं और बाजरे जैसी खेती होती थी। इसके अलावा देखो मानसून जो थी वो भारतीय कृषि की रीढ़ हमेशा से रही है, आज भी है। बाबरनामा में आपको रहट के जरिए सिंचाई के एग्जाम्पल मिलते हैं और शाहजहां ने पंजाब में शाह नहर का भी निर्माण करवाया था। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। तंबाकू के बारे में आपने बहुत सुना होगा, हर जगह पर बिकती है। तो तंबाकू हमारे भारत देश की नहीं है, ये इसे पुर्तगाली हमारे यहाँ पर लेकर के आए थे, जिसके बारे में पार्ट 1 में डिटेल में समझाए। और तंबाकू जब 1604 में सबसे पहली बार अकबर और उनके अभिजातों ने देखा तो वो हैरान रह गए थे। इसके बाद में धीरे धीरे इसका धूम्रपान में उपयोग होने लगा। फिर जहांगीर ने इस पर पाबंदी लगाई, लेकिन पाबंदी बिल्कुल बेअसर साबित हुई। और 17वीं सदी के अंत तक देखो तो भारत के मुख्य वस्तुओं फसलों में से एक धीरे धीरे बनती चली गई। फिर इसका भारत में काफी अधिक खेती भी होने लगी। फसलों की भरमार देखो, हमारे भारत देश में बहुत अधिक फसलें नहीं हुआ करती थी हमेशा से। कई सारी फसलें हैं जिनकी कई सारी किस्म थी, यानी कि एक ही फसल कई प्रकार की मिलती। चावल की आपको 50 वैरायटीज देखने को मिलती है। इस प्रकार से भारत में फसलें तो बहुत होती थी, लेकिन एक ही फसल के कई सारे रूप होते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर जब विदेशी लोग आए तो वो अन्य फसलों को भी नई दुनिया से यानी कि बाहर से लेकर के आए। जैसे कि मक्का है, मक्का हमारे देश की फसल नहीं है। टमाटर है, आलू है, मिर्च है, अनानास है, पपीता है। ये सारी फसलें विदेशी हमारे यहाँ पर विदेशियों के द्वारा, कुछ पुर्तगाली लेकर के आए, कुछ डच लेकर के आए। इस प्रकार से हमारे देश में डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन कौन लाया है, कैसे कैसे आई हैं। पार्ट 1 में जाकर के देख लेना। कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी, ये भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। बेसिकली क्या है, जब हमारे यहाँ पर कृषि यानी कि खेती में समृद्धि होने लगी, खेती बढ़ने लगी, तो हमारे यहाँ की आबादी भी एकदम बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक है, अगर आप देखोगे 1600 से 1700 के बीच में तो 5 करोड़ आबादी एकदम से बढ़ गई थी। 200 वर्षों में करीब 33% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि एक सचमुच बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, ग्रामीण समुदाय। इस टॉपिक में हमें यहां पर समझना क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं कि पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते। सबसे पहले हम जाति और ग्रामीण माहौल को डिस्कस करेंगे। जातिवाद के बारे में यहां पर काफी कुछ दिया गया, उस टाइम पर कैसा क्या था। पंचायतें और मुखिया, यहां पर बातें कही गई, पंचायत किस प्रकार की थी और मुखिया के काम क्या होते थे, मुखिया का चुनाव कैसे होता था, पंचायत में कौन कौन होता था, जाति पंचायत के बारे में बताया गया है। ये आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है। ग्रामीण दस्तकार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। दस्तकार
दस्तकारों में कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई ये सभी आते। दस्तकार बेसिकली वो होते हैं जो शिल्प उत्पादन का काम करते हैं, ठीक है। एक छोटा गणराज्य, ये देखो हमारे यहाँ पर जो गांव होते थे पहले एक गणराज्य के रूप में थे। गांव का अपना नियम कानून होते थे और गांव जो होते थे गांव में अपनी पंचायतें होती थी, ठीक है। तो उनके ऊपर यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पूरी रिसर्च प्रस्तुत की कि किस प्रकार से गांव कार्य करते थे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के इस पार्ट में। कृषि समाज में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, महिलाओं के ऊपर बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें बात कही गई है, इसे समझना बहुत जरूरी है, ये भी डिस्कस करेंगे आज के ही पार्ट में। महिलाओं के बारे में अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी एंड ऐसी भी चीजें देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर के आप हैरान रह जाओगे। जैसे कि अगर महिलाएं बेवफाई करें तो उनको दंड मिलता था, अगर पुरुष बेवफाई करें तो कुछ भी नहीं होता था। महिलाओं के साथ में शोषण बहुत होता था, इसके अलावा महिलाओं को खरीदा भी जाता था। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जंगल और कबीले यहां तक आएंगे, अगर टाइम बचता है तो इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इस टॉपिक को हम पार्ट 3 के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट 2 और सबसे पहला टॉपिक तो आप देख ही चलते हो, हमको मिलता है कौन सा, ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज के बारे में पहले हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में जाएंगे, बेसिक चीजें समझ लेते हैं। यहाँ पर बेसिक बातें थोड़ी सी कही गई ताकि आपका एक सोच हल्का फुल्का बन जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो किसान की अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। व्यक्तिगत मिल्कियत का अर्थ आप सभी लोग समझते हो कि यानी कि किसान अपनी जमीन का मालिक होता था खुद, ठीक है। साथ ही जहां तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। क्या कहा जा रहा है, एक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। देखो पहले होता क्या था गांव में, इस टॉपिक को डिटेल में भी आगे समझेंगे, लेकिन यहां पर हल्का फुल्का आप समझ लो। गांव में पहले होता क्या था, हर जाति का अपना एक अलग समुदाय होता था, ठीक है। वही यहां पर कहा जा रहा है कि कई मायनों में जो गांव में रहने वाले लोग थे उनका एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय हुआ करता था। और जो जमीन होती थी, जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत किसानों के पास होती थी अपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो जो समुदाय के बारे में यहां पर बात की गई, इस समुदाय के 3 प्रमुख घटक आपको देखने को मिलते हैं। पहला प्रमुख घटक है खेतीहर किसान, इसमें किसान लोग आ जाते हैं। दूसरा मिलता है पंचायत, ठीक है। तो पंचायत से जुड़े लोगों का अपना एक अलग समुदाय था, किसानों का अपना एक अलग समुदाय था, और गांव के मुखिया, ठीक है, जिसे मुकद्दम या फिर मंडल कहते हैं, ये इनका एक अलग अपना देखने को मिलता है। ये इनका एक अलग घटक था। इस लेवल में अलग लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब भी हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे जाति और ग्रामीण माहौल, इसके बाद में पंचायत के बारे में, तो सब समझ में आ जाएगा। जाति और ग्रामीण माहौल में आपका सबसे पहले बिंदु मिलता है, जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे। यानी कि जो हमने 3 घटकों की बात की, जिनमें सबसे पहला मिलता है आपको खेतीहर किसान, तो खेतीहर किसान भी कई तरह के समूहों में बटे थे। अब जो तरह तरह के समूहों की यहां पर बात की जा रही है, उनमें सबसे पहला जो समूह मिलता है सबसे नीचे का, वो बताया जा रहा है खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। यानी सबसे नीचे के स्तर पर जो यहां पर बात कही जा रही है खेतीहर किसानों, तो खेतीहर किसानों के जो कई तरह के समूह थे, उनमें जो सबसे नीचे का समूह था वो क्या करते थे, खेतों में जुताई करते थे। जुताई करने के अलावा क्या करते थे, जुताई करने के अलावा ऐसे लोगों का जो समूह था उनको बड़े तौर पर ऐसे काम दिए जाते थे जिनको नीच समझा जाता था। ऐसे कामों की लिस्ट में कौन कौन से काम आज, जैसे कि कोई मृत जानवर है उसकी खाल निकालना है तो ऐसा काम इनको मिलेगा, ठीक है। साफ सफाई करने वाला काम है तो वो भी काम यही लोग करेंगे, ठीक है। और भी कई सारे काम थे। इसके अलावा खेतों में मजदूरी भी ये लोग किया करते थे। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उस टाइम पर भाई खेती लायक जमीन की कमी थी कि इनको जमीन नहीं मिल सकती खेती करें तो ये ऐसे काम करने के लिए मजबूर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। जमीन थी उस टाइम पर, लेकिन फिर भी कुछ जाति के लोग लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। मतलब ऐसे लोगों को ऐसे ही काम दिए जाते थे जिनको नीच समझा जाता था। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो कहा जा रहा है खेतीहर किसानों का जो समूह थे, जो कई समूहों में बटे थे, उनमें जो सबसे निचले स्तर का समूह आपको देखने को मिलता है, उस समूह में जो लोग आते हैं उनका काम था खेतों में जुताई करना और ऐसे काम करना जिनको नीच समझा जाता है, और खेतों में मजदूरी करना। इनके पीछे का कारण ये बिल्कुल भी मत समझना कि भाई जमीन की कमी थी, ऐसा नहीं था। इनको जानबूझकर ऐसे ही काम दिए जाते थे, वो इनकी जाति की वजह से, ठीक है। और इसी वजह से ये गरीब रहने के लिए मजबूर भी थे। उस वक्त जनगणना नहीं होती थी। अगर जनगणना होती तो ये पता चल जाता कि भाई कौन ये इस श्रेणी में कितने लोग आते थे, ठीक है। लेकिन उस समय जनगणना नहीं होती थी। पर कुछ आंकड़े और तथ्य के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गांव की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। इनके पास में संसाधन सबसे
कम थे कि भाई संसाधन की इनके पास कमी है, कोई भी अगर नई चीज आती है तो इनके पास पहुंचते पहुंचते वो चीज पुरानी हो जाती थी, ठीक है, ऐसे समझ लो, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे, इन जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे, यानी कि आप कह सकते हो कि छुआछूत वाला हो गया, ठीक है, सिस्टम इनके पास में था, इससे ही बने थे। और जाति व्यवस्था में जो जो पाबंदियां आती हैं वो सभी आपको पता होंगी। इनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसी कि आधुनिक भारत में दलितों की। ये जो लाइन यहां पर रखी गई, ये लाइन 100% करेक्ट नहीं, क्योंकि आज अगर आप आधुनिक भारत में देखोगे, ठीक है, हमारा जो अभी के टाइम पर आधुनिक भारत चल रहा है, इस टाइम पर अगर आप देखो तो संविधान के अनुसार सभी को समान समझा गया है, लेकिन इनको समान समझा नहीं गया था, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको केवल जुताई करने के लिए, हाँ, इस श्रेणी में जो सबसे नीचे श्रेणी पे आते थे, इनकी हम जो बात कर रहे हैं, इनको इनमें और आज के दलितों में काफी अधिक अंतर आपको देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर अगर दलितों को देखोगे तो कानून उनको अधिकार देता है कि भाई वो हर काम कर सकते हैं, ठीक है, जो मन होगा वो काम करेंगे, जो मन होगा काम नहीं करेंगे। बोलने की आजादी है, काम करने की आजादी है, कहीं भी जाने की आजादी, हर काम करने की आजादी, बट इनके साथ में ऐसा नहीं था। ये जो एनसीईआरटी में लाइन दी गई, आई होप कि इस लाइन को एनसीईआरटी रिमूव करे, क्योंकि जो यहां पर कंपैरिजन किया गया है बहुत ही गलत कंपैरिजन किया गया। मैंने इस लाइन को यहां पर इसलिए रखा ताकि बाद में आप लोग इसके ऊपर कमेंट ना करें कि सर वहां पर ये लाइन दी गई थी एंड आपने यहां पर इस लाइन को क्यों नहीं रखा। तो मैंने इस लाइन को यहां पर इसलिए रखा है ताकि आप ये समझ सको कि जो कहा जा रहा है कि जो उस समय के दलितों की हालात थी वो आज के दलितों के समान थी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। यानी कि यहां पर ऐसा नहीं था कि केवल हमारा यही एक संप्रदाय ऐसा था कृषि समाज में जिनकी हालत ऐसी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे हालात आपको, ऐसे भेदभाव आपको अन्य कई जगहों पर देखने को मिलते, जिनमें मुसलमान समुदायों में एक हलाल खुरान नाम के एक समुदाय था। हलाल खुरान, ये मतलब हलाल का अर्थ होता है, हलाल एक तरफ हो गया, खुरान अलग हो गया, ठीक है। तो हलाल वाला खाना वगैरह खाते थे, मतलब आप कह सकते हो कि नीच काम से ये भी जुड़े थे, ठीक है, जिन ऐसे कामों से जुड़े थे जिनको नीच समझा जाता था, ठीक है। तो जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे, यानी इनके लिए नियम बना दिया गया था कि आप गांव की जो सीमा रेखा है इसके अंदर नहीं आ सकते, गांव की हद के बाहर ही रहोगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपको मिलता है बिहार से, मल्लाह जादाओं का, ठीक है। मल्लाह जादाओं का अर्थ है नाविकों के पुत्र। नाविक किसे कहते हैं, तो आपने कभी कभी आप जब गंगा जी या फिर किसी और नदी के पास जाते होंगे तो आप देखोगे वहां पर नाव चलाने वाले कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो नाव चलाने वाले लोग रहते हैं उनके जो पुत्र होते हैं उनको नाविक जादा कहा, मल्लाह जादा कहा जाता है। तो मल्लाह जादा के पुत्रों की तुलना दासों से की जा सकती थी। तो इस प्रकार के जो भेदभाव है आपको केवल कृषि समाज में ही देखने को नहीं मिलेंगे, अन्य कई सारे क्षेत्र थे, अन्य कई सारे संप्रदाय थे जिनमें ये आपको भेदभाव देखने को मिलते थे। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। इस लाइन का यहां पर अर्थ यह है कि जो समाज का निचला तबका था उसमें किसी भी व्यक्ति की जाति को जान करके आप ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना गरीब होगा एंड उसकी समाज में क्या हैसियत है। जैसे कि उस टाइम पर जो मल्लाह जादाओं का यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आपने यहाँ पर देखा तो मल्लाह जादाओं, ठीक है, ये नाविक के पुत्र थे। आपने इनका नाम सुना और जान लिया कि इनकी जो तुलना है वो दासों के समान होती थी, यानी इनकी सामाजिक हैसियत जान ली। इसी आधार पर इनकी गरीबी भी पता लगाई जा सकती थी उस टाइम पर कि भाई कितने गरीब हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर ये कि समाज में निचले तबके थे उनमें उनकी जाति को देख करके गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच का जो रिश्ता है उसको डायरेक्टली पता लगाया जा सकता था कि इस जाति का व्यक्ति यानी कि उसके पास इतनी हैसियत होगी और इतना वो अमीर या गरीब होगा, इस जाति का व्यक्ति है तो वो इतना अमीर होगा, इतना गरीब होगा, उसके पास ऐसी सामाजिक हैसियत है। इसका अर्थ ये है, ठीक है, यानी कि निचले तबके में जाति जो थी इसका गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच में सीधा रिश्ता था, बिल्कुल डायरेक्ट संबंध था। जैसे माँ बाप का रिश्ता होता है बच्चों के साथ में, ऐसा ही रिश्ता यहाँ पर था, ऐसा बीच के समूह में नहीं था। यानी कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि भैया जो निचले तबके के लोग थे इनका जैसा गरीबी और हैसियत के साथ में रिश्ता था, ऐसा रिश्ता बीच के समूहों में बिल्कुल भी नहीं था। बीच के समूह का अर्थ है जो आपके थोड़े से बड़े किसान आ जाते हैं,
और जो आपके राजपूत वगैरह लोग मिलते हैं उन लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर आप ऐसा देखोगे तो 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई कविता है जिसमें राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में की जाती है, किसानों के रूप में करती है ये कविता। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किसान ही कहे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बीच की श्रेणी में आते हैं। और बीच की श्रेणी में किसान आते जो है उनकी देखो सबसे ऊपर वाले तो हो गए आपके, वो कौन हो गए, जमींदार, ठीक है। बीच में आ गए आपके मध्य वाले किसान, ठीक है। सबसे नीचे खेतिहर किसान हैं जो कि मजदूरी वगैरह करते थे, और मतलब किसान सबसे छोटे लेवल के जो किसान हैं वो मजदूरी वगैरह करते थे, नीच काम करते थे। तो उनकी अभी तक बात यहाँ पर चल रही थी। अब जो अगर बीच के किसानों की बात करते हैं तो उनमें अगर आप देखोगे तो ऐसा उनके साथ में नहीं था कि उनकी जाति को देख करके या फिर उनका नाम को देख करके आप उनकी सामाजिक हैसियत का और उनकी गरीबी का पता लगा सकें। उनका सीधा संबंध गरीबी और सामाजिक हैसियत से होगा, ऐसा इनके साथ बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि आप राजपूतों को देखोगे, मारवाड़ में एक 17वीं सदी में कविता लिखी गई थी राजपूतों के ऊपर, ठीक है। तो इसमें किसानों की चर्चा, राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, और लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीचे थी। इस जो यहाँ पर ये बात कही जा रही है ये आज भी प्रूफ होती है, आज भी प्रूफ होती है। कैसे प्रूफ होती है? देखो मैं यहाँ पर ऊंच नीच की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आज भी अगर आप जाटों राजपूतों के बीच में देखोगे अंतर क्या है, तो आपको मैं एक बार वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने देखा था कि मतलब काफ़ी सारे स्टेटस बाजी चल रही थी, वो उनका रोस्ट करते। ज़्यादा नहीं लंबी चली थी कंट्रोवर्सी, बट थोड़ी बहुत चली थी, जिसमें देखने को मिलता है वो जाट कह रहे थे कि हम राजपूत से बड़े, राजपूत कह रहे हम तुमसे बड़े, वो ऐसी चल रही थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साफ तौर से यहाँ पर ऊंच नीच की तो बात चल रही, बट सामाजिक हैसियत की यहाँ पर बात कोई नहीं चल रही है। यहाँ पर बीच के जो समूह हैं, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था कि हाँ नहीं बहुत उनका नाम जानकर, उनकी जाति को जानकर उनकी गरीबी और सामाजिक हैसियत का पता लगाया जा सके। तो यहाँ पर राजपूतों को भी किसानों के रूप में दिखाया गया, और जो जाट थे उनको राजपूतों से नीचे दिखाया गया, बट वो भी किसान थे, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला टॉपिक आपको मिलता है पंचायतें और मुखिया। पंचायतें और मुखिया, यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस ये करें कि पंचायत किस प्रकार से काम करती थी, मुखिया किस प्रकार से चुना जाता था, मुखिया किस प्रकार से क्या क्या काम करता था। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आज भी आप देखोगे गांव में आज देखो बहुत से क्षेत्रों में ये बंद हो चुका है, बट कई सारे गांव ऐसे जहां पर जब भी कोई मसला होता है, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो गांव के बुजुर्ग को बुलाया जाता है। एक बुजुर्ग या फिर सबसे सम्मानित व्यक्ति वो आकर फैसला करते हैं। अपने दादी बाबा से पूछना, वो आपको बताएंगे जब भी गांव में बड़े लड़ाई झगड़े होते थे तो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति और बुजुर्ग को बुलाया जाता था जो आकर के फैसला करते थे, ठीक है। यहां पर वही कहा जा रहा है, गांव की जो पंचायतें उस टाइम पर थी उनमें बुजुर्गों का जमावड़ा, यानी कि कई सारे बुजुर्गों का समूह होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग होते थे, यानी जो गांव में सबसे सम्मानित और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो पंचायत में शामिल होता था, जिसके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार भी होते थे, ठीक है। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर जाति पंचायत में विविधता पाई जाती। जो जाति पंचायत में विविधता की यहाँ पर बात कही जा रही है, वो इसका अर्थ ये है कि हर जाति की अपनी अपनी अलग अलग एक पंचायतें होती थी। जाति पंचायत जिसको कहा जाता, ये एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसे गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई इसका यहाँ पर कहने का अर्थ साफ तौर से ये है कि गांव की जो पंचायतें थी उनमें बुजुर्गों का जमावड़ा रहता था। ऐसे बुजुर्गों का जमावड़ा जो कि गांव में महत्वपूर्ण थे और जिनके पास में अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव की जो जातें हैं, गांव में कई जातियों के लोग रहते थे। ऐसा नहीं कि एक गाँव में एक ही जाति का व्यक्ति रहेगा, दूसरे गाँव में उसी जाति का व्यक्ति रहेगा। एक ही गाँव में कई सारे जातियों के लोग रहते थे एंड हर जाति की अपनी अपनी पंचायत होती थी। ये एक ऐसा अल्पतंत्र है जिसमें गाँव के अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी, यानी कि उसमें नुमाइंदगी का अर्थ कैसे प्रदर्शन, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हो होती थी, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है पंचायत का जो सरदार होता था, प्रमुख, उसे मुखिया होता था, मुखिया कहते हैं, ठीक है। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या फिर मंडल कहते हैं। याद रखना, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि पंचायत का सरदार मुखिया होता था, इसे क्या कहते थे? याद रखना, मुकद्दम या फिर मंडल, ठीक है। कुछ स्रोतों के अनुसार मुखिया का चुनाव जो है वो गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था।
यानी कि बुजुर्ग जब चाहते थे मुखिया का चुनाव करवा देते थे। इसके अलावा इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी कि वो मुखिया बन गए हैं, इस पद की मंजूरी लेने के लिए उनको जमींदार के पास जाना पड़ता है, जमींदार से इस मंजूरी को लेना होता है। मुखिया अपने ओहदे पर तब तक बना रह सकता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था, यानी कि जब तक बुजुर्गों को पटा के रखेगा तब तक वो मुखिया बना रहेगा। जिस दिन बुजुर्गों ने कह दिया कि भाई आप हट जाओ, उस दिन वो हट जाएंगे, ठीक है। और जब तक बुजुर्ग कहेंगे कि भाई हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तब तक वो मुखिया बन के रहेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो हमारे यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री जो भी होते हैं उनके ऊपर भी कोई व्यक्ति होता है। मुख्यमंत्री के ऊपर कौन होता है? जो कि कानून का रक्षक जिसे कहा जाता है, आप सभी लोग उसे जानते हो। आज के टाइम पर हमारे यहाँ पर गवर्नर जिस प्रकार से होते हैं, गवर्नर जब भी देखें कि भाई जो मुख्यमंत्री है वो उल्टे सीधे काम करने लगा, कानून को पालन नहीं कर रहा, कानून तोड़ रहा है, तो गवर्नर वहां पर एक्शन ले सकता है। इसी तरह से उस टाइम पर जो मुखिया हैं, ठीक है, मुखिया होता था, मुखिया जब भी कुछ ऊंच नीच काम करता था तो उसके विरोध में एक्शन लेने की जिम्मेदारी इन बुजुर्गों के पास में थी। बुजुर्गों को जब तक मुखिया पर भरोसा रहता था तब तक वो व्यक्ति गाँव का मुखिया बना रह सकता था, ठीक है। और ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त भी कर सकते थे कि भाई अब तुम पर हमें भरोसा नहीं रह गया, अब तुम इस पद से हट लो, कल्टी हो लो यहां से, हम किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाने के लिए चुनाव करवा देंगे। तो ऐसा यहां पर होता था। आगे बढ़ते, गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में करवाना बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। देखो मुखिया के आज के टाइम पर कई सारे काम होते हैं, ठीक है, और ये जितने भी काम होते हैं उनमें से एक काम ये भी आज के टाइम पर है कि भाई गांव में साफ सफाई होनी है, गांव में किसकी नालियां बननी है, कहाँ पर रोड बननी है, कहाँ पर नल लगवाने हैं, कहाँ पर क्या काम होना है, इसकी जिम्मेदारी प्रधान की होती है या फिर मुखिया के। इसी तरह से उस टाइम पर भी 16वीं 17वीं सदी में भी जो मुखिया थे, मुखिया की जितनी भी जिम्मेदारियां थी उनमें सबसे प्रमुख जिम्मेदारी ये थी कि गांव की आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब रखना। और इसमें पटवारी जो था, पंचायत का पटवारी, वो उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गाँव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। देखो आज के टाइम पर क्या है, गांव में जब भी कोई काम होता है, ठीक है, भाई रोड बननी है या नल लगना है या फिर भाई लाइटें लगनी है, तो इसके लिए प्रधान क्या करता है, गवर्नमेंट से पैसा लेता है। बट ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता था, साल भर में जितनी भी जिसके पास भी मतलब इनकम होती थी वो उसका कुछ हिस्सा योगदान देता था गांव के खजाने में, ठीक है। गांव में खजाना रहेगा, जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, हमारी राज्य सरकार को एंड केंद्र सरकार को, ठीक है, टैक्स पे करते हैं। इसी तरह से उस टाइम पर गांव के आम खजाने में गांव के जो लोग होते थे वो वहां पर टैक्स पे करते थे, उसको कर देते थे, या फिर आप कहो कि थोड़ा बहुत जिसकी जितनी जैसी आमदनी होती थी हर व्यक्ति उसमें अपना योगदान दिया करता था। और जब भी गांव में कोई भी प्रोग्राम होता था, ठीक है, तो उसी से उसका खर्चा चलाया जाता। यहां पर साफ तौर से कहा जा रहा है कि गांव की आमदनी और खर्चे के हिसाब किताब जो है वो मुखिया रखता था, ठीक है, और इसमें पटवारी उसकी मदद करता था। और पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था, ठीक है। इसी बीच में जब भी कोई अधिकारी या फिर जब भी कोई व्यक्ति गांव का निरीक्षण करने के लिए आता था तो इसी खजाने से उसका खर्चा किया जाता। जब भी गांव में कोई प्रोग्राम होता था, जैसे कि भाई रामलीला हो गया या फिर और भी कोई प्रोग्राम, तो इसी खजाने से तब भी खर्चा लिया जाता था। पंचायत का एक बहुत बड़ा काम ये तसल्ली करना था कि गाँव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। देखो ये एक सबसे बड़ा काम था पंचायत का कि भाई जाति के जो लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग जो है वो अपनी अलग अलग जाति की हदों में रहें। जैसे कि भाई हम 4 जातियां ले लेते हैं, मुख्य रूप से जाति छोड़ दो, हम वर्ण ले लेते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो देखो ब्राह्मणों की जो जाति थी उसका काम ये था, उसके सभी कामों में से एक प्रमुख काम ये था कि भाई आप अपने जाति के लोगों को जाति की हदों में रखोगे। अब जाति की हदों का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया कि भाई खाना पीना खाना है या फिर प्रोग्राम करने तो अपनी जाति के लोग में करो, ठीक है, शादी विवाह वगैरह करना है तो अपनी जाति के लोगों में करोगे, ठीक है, और भी जो काम होंगे अन्य जातियों से अलग रह करके आपको जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना, ठीक है। भाई ब्राह्मण जाति का कोई लड़का है किसी भी शूद्र जाति की लड़की से विवाह नहीं कर सकता था, इस बात की तसल्ली करना, ठीक है, ये पंचायत का काम था कि पंचायत इस बात का ध्यान रखे कि भाई कोई भी ब्राह्मण लड़का किसी भी शूद्र लड़की से विवाह ना कर पाए या उसके साथ चक्कर ना चला पाए, और कोई भी शूद्र लड़का किसी ब्राह्मण लड़की से ऐसा ना कर पाए। ये काम क्या किसका था, जाति का
था। ठीक है, जाति का एक बड़ा काम ये तसल्ली करना था, ये निश्चित करना था कि भाई गांव में रहने वाला हर व्यक्ति अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर हैं। ठीक है, पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। ठीक है, जो पूरी की पूरी पंचायत थी तो इस मंडल की मौजूदगी में सभी शादियां होती थी। यूं कहा जा सकता है कि जात की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। ठीक है, और एक बात बहुत ही बड़ी यह है कि गांव के जो मुखिया होते थे उनके जो गुप्तचर थे वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट थे और वो पक्के गुप्तचर होते थे, बिल्कुल पक्के गुप्तचर थे। क्योंकि मतलब अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से बात भी की ना तो समझ लो कि उसकी जानकारी मुखिया के पास पहुंच गई। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ के जो मुखिया थे, ठीक है, हमारे गांव में किसका कब बेटा हुआ, कब बेटी हुई, ठीक है, ये पूरी सूचना उनके पास डायरी में लिखी है। किस व्यक्ति ने किस दिन कितने रुपए का जुआ खेला और हारा, मेरे यहाँ पर उन मुखिया जी की डायरी में लिखा है। हमारे यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति अपने बच्चे का जन्म भूल जाता है तो उनके पास जाता है, वो डायरी में से बताते हैं कि भाई इतना से इतना। हम लोगों को नहीं पता, ठीक है, कि उन्होंने कितने की जानकारी, क्या जानकारी लेकर के रखी है, बट उनके पास में सारी की सारी जानकारी लिखी रखी है। एक दो बार मतलब इसकी जब चर्चाएं चली तो लोगों ने जब पता किया तो पता चला कि आज भी उनके पास में वो इस चीज को नोट करते थे। ठीक है, अब तो फिलहाल अभी इस साल भर हो गए वो हमारे बीच में नहीं है। अब डायरी किसके पास में मुझे जानकारी नहीं, बट मैंने इस बात को देखा है कि गांव में कोई भी काम होता था उनकी डायरी में नोट हो जाता था कि भाई इस दिन इस समय इतने पैसे का यहां पर इन्होंने योगदान दिया, इस दिन इस समय इतने पैसे का इन्होंने जुआ खेला और ये हार गए। ठीक है, और इस दिन इनके बच्चे का जन्म हुआ, लड़की हुई, लड़का हुआ, जो भी उनके पास सारा सब कुछ नोट था, डेटाबेस। ठीक है, तो गांव के जो मुखिया लोग थे इनकी जिम्मेदारी जो थी, ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते थे। और आपने कई बार देखा होगा जब भी किसी दो जातियों के बीच में मतलब अलग अलग जातियों के बीच में स्त्री और पुरुष का मेल मिलाप होता था तो गांव के मुखिया उसमें इंटरफेस जरूर करते थे और गांव के बुजुर्ग लोग भी करते थे। आजकल के नाटकों में, बॉलीवुड के जो सीरियल उसमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है पंचायत को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। उस टाइम की जो पंचायती थी उनके पास में अधिकार कितने थे, जैसे कि आज के टाइम पर आप कोर्ट को देखते हो। ठीक है, हमारे के जो कोर्ट हैं, अदालतें, उनके पास में कितने अधिकार हैं भाई, वो जुर्माना लगा सकती हैं, जेल में सजा सुना सकती हैं, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी दे सकते हैं। इसी तरह से जो उस समय की पंचायतें थी वहां पर जितने भी केस जाते थे उन केसों में उनको कितने अधिकार थे, जुर्माना लगाने का अधिकार था। छोटे बड़े अधिकार और भी होंगे, हर अधिकार की यहां पर बात नहीं की जा सकती। इसके अलावा लठ मरवाने का अधिकार होगा कि भाई 10-20 लठ मार दो, पटा बजवाने का अधिकार होगा, काम करवाने का अधिकार होगा। ठीक है, इनके अलावा समुदाय से निष्कासित करने जैसे सबसे ज्यादा गंभीर दंड देने का भी अधिकार था कि भाई तुमको इतने दिन के लिए समुदाय से निकाला जाता है। ठीक है, समुदाय से बाहर निकालना एक सबसे बड़ा कदम होता था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। देखो, समुदाय से बाहर निकालने का अर्थ यह नहीं कि भाई सिर्फ बाहर कर दिया, इसके अलावा उनके ऊपर बैन भी लगते थे। इस तरह दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए कि भाई कह दिया गया 5 साल के लिए आप समुदाय से बाहर रहोगे, तो दिए हुए समय के लिए जितना समय दिया गया है गांव छोड़ना पड़ता था और इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। केवल समुदाय से बाहर ही नहीं जाएगा, उसके पास में जितने भी गांव से रिलेटेड काम है, अपनी जाति से रिलेटेड काम है, उन सभी कामों को उससे छीन लिया जाता। अपने पेशे से वो हाथ धो बैठता था उस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइम पीरियड के लिए उसको निष्कासित किया गया। ठीक है, ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। तो कि बहुत ही बड़ी बड़ी यहां पर नीतियां आपको देखने को मिलती है। कहा जा रहा है जो नीतियां बनाई गई थी इससे ये निश्चित करना था कि भाई आप अपने जातिगत अवहेलना को रोकोगे। ठीक है, जातिगत रिवाजों को की अवहेलना को रोकना कि भाई कोई शूद्र जाति का व्यक्ति है वो कोई और काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो वही काम करेगा जो उसके, इसीलिए तो अभी ऊपर जो कहा जा रहा था ना कि लोग गरीब क्यों हैं, इनके साथ में ऐसा क्यों रखा जाता था, तो जातिगत नियम बने हुए थे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने यहां पर डिस्कस किया है यहां पर, ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको गरीब रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि उनको वही काम दिए जाते, जानबूझकर वो काम दिए जाते थे। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण यही था कि हर व्यक्ति अपनी जाति की हदों में रहे। ठीक है, हर व्यक्ति को उसकी जाति के हदों में रखने के लिए पंचायतें ये काम इनसे करवाती थी कि भाई तुम्हारा काम बस इतना है और इतना ही करोगे, इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है,
ना इससे ज़्यादा तुम आगे बढ़कर किसी अन्य जाति का काम ले सकते हो, और ना ही तुम्हें कोई अन्य जाति अपना काम, मतलब तुम कोई अन्य जाति तुम्हारा काम ले सकती। जो तुम्हारा काम है वो तुम ही करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरी की पूरी बंदिशें थी, और जो ग्राम पंचायतें थी उन्होंने यहाँ पर अपना पूर्ण रूप से दबदबा बना करके रखा था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। जैसे कि भैया ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों की अपनी एक अलग जाति पंचायत है, क्षत्रियों की अपनी एक अलग जाति पंचायत है, वैश्यों की अपनी एक अलग जाति पंचायत है, शूद्रों की अपनी एक अलग जाति पंचायत है। जब भी कोई मसला होता था तो सबसे पहले जाति पंचायत के पास जाता था, फिर जो प्रमुख गांव के जो वृद्ध लोग होते थे, जो प्रमुख मुखिया होता था, उनके पास में जाते थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। समाज में ये पंचायतें काफी ताकतवर होती थी, और राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा भी करती थी। देखो यहाँ पर क्या है, जो जाति पंचायतों की बात की जा रही, जाति पंचायतें उस समय काफी पावरफुल होती थी, ठीक है, क्योंकि इनके पास में क्या है कि ताकतें काफ़ी होती थी। हर जाति पंचायत के पास में सेम ताकतें होती थी कि भाई जुर्माना लगाना और गांव से बाहर करना, ये सबसे बड़ी दो इनके पास में ताकतें थी, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की कुछ जाति पंचायतें जिनके पास वर्णन मिलता है कि इन जातियों के लोगों के बीच में जो दीवानी से रिलेटेड झगड़े थे, इनको निपटाने का भी काम यही लोग करते थे। ये जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक ही हो रही हैं। देखो शादियों में सबसे अधिक जातिगत मानदंडों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता था। तो यहाँ पर इन जो राजस्थान की बात की जा रही है, इस जातिगत ये पंचायतें ये भी ध्यान रखती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं। यह भी गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तहजीब दी जाएगी। मतलब सबसे बड़ी चीज यहां पर जो कही गई वो ये कि ये जितने भी काम करती थी उनमें से सबसे बड़ा काम ये होगा कि गांव के आयोजन में, गांव में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी आयोजन हो रहा है, उसमें आप देखोगे सबसे ऊपर कोई बैठेगा जिसको सबसे अधिक सम्मान मिलेगा, उससे नीचे कोई और बैठेगा, उसके बाद में किसी और को सम्मान दिया जाएगा। तो इन जातिगत पंचायतों का ये एक और अधिकार था, ये एक और काम ये करती थी कि भाई ये देखेंगे कि किसको कितनी तहजीब दी जाएगी, मतलब किसको कितना सम्मान दिया जाएगा। इसका भी निर्णय ये जाति पंचायतें ही लेती थी। कर्मकांडी वर्चस्व किस क्रम में होगा, मतलब कोई भी कर्मकांडी वर्चस्व हो रहा है तो वो किस क्रम में किया जाएगा, सबसे पहले कौन करेगा, फिर दूसरा किसे सम्मानित किया जाएगा, या फिर कोई कर्मकांड होगा तो दूसरा कौन करेगा, ये चीज का निर्णय लेना भी जाति पंचायत के अधिकार में था। फौजदारी न्याय को केवल ये नहीं करती थी। जो जातिगत पंचायतें थी ये केवल फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसले को मानता था। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जाति पंचायत जो थी ये लगभग सभी फैसले ले सकती थी, सभी से रिलेटेड, मतलब ये जमीन का जो झगड़ा था उससे भी रिलेटेड निर्णय ले सकती थी, ठीक है। जाति में शादी वगैरह हो गया, प्रोग्राम वगैरह हो गया, कौन मतलब कितना कहाँ खर्चा होगा, कैसा कितना कर लिया जाएगा, मतलब गांव में, ठीक है, सारे निर्णय जाति पंचायतें ले सकती थी। फौजदारी न्याय जो हो गया, इससे रिलेटेड जो निर्णय है वो राज्य लेता था, उसे राज्य ने अपने अंडर में रखा था, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों में संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, जो पश्चिमी भारत अगर आप देखोगे तो पश्चिमी भारत में खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर ऐसे दस्तावेज मिले हैं, ऐसी अर्जियां मिली हैं, दस्तावेज यहाँ पर जो दस्तावेज संकलित किए गए, प्राप्त किए गए यहाँ के पुस्तकालयों से या फिर यहाँ के जो भी मतलब इलाके थे वहाँ से जो दस्तावेज एकत्रित किए गए, उनमें ऐसी अर्जियां यानी कि ऐसे लेटर, ऐसे एप्लीकेशंस मिली हैं जिनमें जो आम लोग थे, ठीक है, जिसमें पंचायतों से ऊंची जातियों या फिर राज्य के अधिकारियों के खिलाफ, क्या पंचायत से, ठीक है, जो जाति पंचायत थी वो पंचायतों से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही, बेगार वसूली की शिकायत की गई थी। ऐसे दस्तावेज मिले, ठीक है, कि भाई ऊंची जात के लोग आते हैं और हमसे ज्यादा कर वसूलते हैं, या फिर जो सरकारी अधिकारी आते हैं वो हमसे ज्यादा कर वसूलते हैं। इससे रिलेटेड जो भी शिकायतें थी वो पंचायत से, ठीक है, जिसमें पंचायत से ऐसी मतलब अर्जियां लगाई गई थी, ठीक है। पंचायत से ऊंची जातियों
शिकायतें की गई थी। आमतौर पर ये अर्जियां जो हैं ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग सामूहिक तौर पर लगाते थे, मतलब जाति पंचायत में जाते थे और ये कहते भाई हमारी ये अर्जी है और हम सभी लोग सामूहिक रूप से आपके पास, जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो गांव में जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो गांव के सभी लोग एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उस पर सभी लोग साइन करते हैं और साइन करने के बाद में डीएम, एसडीएम या फिर किसी को भी जिस अधिकारी से रिलेटेड काम होगा उसको वो देते हैं जाकर। किसी तरह से जब भी कोई ऐसा काम होता था तो जाति मतलब निचले तबके के सभी लोग एप्लीकेशन लिखते थे और लिखने के बाद में उसे अपनी जाति पंचायत में जाकर के, मतलब जो भी पंचायतें थी उस टाइम पर, उन पंचायतों में उससे रिलेटेड जो पंचायत होती थी वहां पर जाकर के अर्जी वगैरह दिया करते थे। आगे बढ़ते अब ग्रामीण दस्तकार की यहाँ पर बात हो रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम काफी हो चुका है, चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ग्रामीण दस्तकार, देखो दस्तकार का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, शिल्प उत्पादन से जुड़े लोगों को दस्तकार कहते हैं। शिल्प उत्पादन में से जुड़े लोग वो आते हैं जैसे कि कुम्हार हो गया, बर्तन बनाने का काम करता है, लोहार हो गया, लोहे से रिलेटेड वस्तुएं बनाता है, बढ़ई हो गया, घर के दरवाजे हैं, खिड़की है, चारपाई है, और भी कई सारी चीज़ें बनाने का काम करता है। नाई हो गया, बाल बनाता है, ठीक है। सुनार हो गया, सोने से रिलेटेड चीज़ें बनाता है। ऐसे कई सारे लोग आते हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जानकारी करते हैं। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्यों में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक रोचक पहलू था। यहां पर कहने का अर्थ यह है कि भाई जब आप गांव में 16वीं 17वीं सदी में देखोगे तो अलग अलग तरह के उत्पादन में अलग अलग लोग जुटे रहते थे। जैसे कि भाई लोहार है तो लोहार क्या करता था, केवल लोहे से रिलेटेड काम करता था, ठीक है। बढ़ई है तो वो क्या करता था, मतलब चीजें लकड़ी की चीजें बनाने हो गया, ठीक है, जैसे कि चारपाई बनाना हो गया, दरवाजे बनाने हो गए, खिड़की बनाने हो गए, घर की अन्य वस्तुएं बनानी होंगी लकड़ी से रिलेटेड, इन चीजों को बनाने में ये लगे रहते। नाई हो गए, बाल वगैरह बनाए करते थे, ठीक है। कुम्हार हो गए, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे। सुनार हो गए, लोहे से सोने से रिलेटेड वस्तुएं बनाते थे। तो इन सभी लोगों के पास में अपने अपने अलग अलग कार्य थे, ठीक है। ये अपने अलग अलग तरह के उत्पादन में जुटे रहते थे। लेकिन जब एक व्यक्ति केवल एक ही तरह का उत्पादन करेगा तो अन्य चीजों की आवश्यकता उसको होगी। जैसे कि भाई सुनार को देखो तो सुनार सोने से रिलेटेड वस्तुएं बनाएगा, ठीक है। अब उसको बर्तनों की भी आवश्यकता है, अपने बाल कटाने की भी आवश्यकता है, ठीक है। घर में अब उसे अपने घर भी बनाना है, घर बनाने के अलावा उसको घर में दरवाजे भी लगवाने हैं, ठीक है, उसको लोहे वाली वस्तुएं भी चाहिए। तो ये काम कहां से आएगा, तो वही चीज यहां पर कही जा रही है कि अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच में लेन देन के रिश्ते गांव में एक रोचक पहलू था। जैसे कि भैया सुनार नाई ने क्या किया, नाई का कि हम तुम्हारे बाल बना देंगे, हमको एक मटकी दे देना, ठीक है। तो वो उनको मटकी दे देते थे। तो इस प्रकार की चीजें अभी डिटेल में हम समझते हैं यहाँ पर। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांव के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। यहां पर देखो जब अंग्रेजी शासन आया तो उन्होंने यहां पर जब सर्वेक्षण किया तो वो सर्वेक्षण के जो सबूत मिलते हैं वो, इसके अलावा मराठाओं के भी कई सारे दस्तावेज हैं जो इस बात को साबित करते हैं और ये बताते हैं कि जो दस्तकार थे गांव में उनकी तादाद काफी अधिक थी। लगभग एक आंकड़ा दिया गया 25% जो घर होते थे, कहीं कहीं पर जो कुल संख्या मिलती है वो 25% मिलती है दस्तकारों की थी, ठीक है। दस्तकार यानी कि शिल्प उत्पादन से जुड़े लोगों की आपको संख्या देखने को मिलती है, जिनमें कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहां तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे कि भाई गांव के लोगों के पास में आकर के रहने लगे, ठीक है। सुनार लोग अलग रह रहे हैं, ठीक है, बढ़ई लोग अलग रह रहे, लोहार लोग अलग रह रहे, कुम्हार लोग अलग रह रहे हैं। अब ये सभी लोग जब रह रहे हैं, ये सभी लोग जिन चीजों का उत्पादन करेंगे वो चीजें गांव के लोगों को देंगे, ठीक है। अब गांव के लोगों को अपनी सेवाएं गांव के लोगों को दे देते, जिसके बदले में गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से उन सेवाओं की उदायगी करते थे। अब यहां पर जो अलग अलग तरीके की बात की जा रही है उन अलग अलग तरीकों को समझो। आमतौर पर ये उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था। आमतौर पर क्या होता था, बेसिकली कई जगहों पर आमतौर पर जैसे कि साल भर नाई ने बाल बनाए, ठीक है, तो जब भी फसल का होगी तो फसल का एक हिस्सा नाई को दिया जाएगा कि भाई इन्होंने हमारे साल भर बाल बनाए हैं, इनको अपनी फसल का इतना हिस्सा इनको देंगे। दूसरा लोहार हो गया, जब भी काम पड़ेगा तो लोहार के पास में जाएंगे, लोहार हमारा काम करेगा। तो ये जैसे कि भाई फसल से रिलेटेड जितनी भी काटना हो गया, फसल को खुरपी चलती है, ठीक है, फावड़ा चलता
बनता है तो इन सभी को पीटने का काम जो है वो कौन करता है, लोहार करता है। ठीक है, इसके अलावा घर में और भी कई सारे काम होते हैं, घर के बर्तन हो गए लोहार से ही लाए जाते हैं, तो ये सारे काम लोहार करता है। तो जब भी फसल होगी तो लोहार को भी एक हिस्सा दिया जाएगा। इसी तरह से कुम्हार, इसी तरह से बढ़ाई, यानी शिल्प उत्पादन से जुड़े जितने भी लोग होते हैं वो साल भर आमतौर पर गांव के लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, गांव के लोगों के लिए काम करते हैं और जब फसल होती है तो फसल का एक हिस्सा इन लोगों को दिया जाता है। ठीक है, अगला, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा। ठीक है, एक तो हो गया फसल का एक हिस्सा दे दिया गया, या तो ये करते थे, या तो क्या करते थे फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा इनको दे दिया गया कि भाई इतनी जमीन का ये टुकड़ा तुम्हारा है आज से। ठीक है, और इस पर तुम खेती करो। शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। ठीक है, गांव में कई सारी ऐसी जमीनें पहले बेकार पड़ी रहती थी जहां पर खेती की जा सकती है, बट आमतौर पर लोग वहां पर खेती नहीं करते थे। आज के टाइम पर तो देखो जो बंजर जमीन पड़ी है ना, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। आजकल जंगल काटे जा रहे, जमीन की कमी पड़ गई आजकल। अगर हमारे देश में देखो, केवल हमारे देश में नहीं, हर देश में हर जगह पर जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं। क्यों? जमीन की कमी, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या कहां से खाएगी? खेती लायक जमीन चाहिए। दूसरी चीज, जनसंख्या रहेगी कहां पर? आजकल अगर आप शहरों में देखोगे तो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और बिल्डिंग में 20, 30, 25, ठीक है, 20, 30, 35, 40, 50 फ्लोर तक की बिल्डिंग आपको मिलेंगी। बुर्ज खलीफा देखो कितना ऊंचा बना दिया गया, और हर एक फ्लोर में कई सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो आजकल जमीन की कमी पड़ती है। अरे पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले ऐसी जमीन जो कि खेती लायक हो लेकिन बेकार पड़ी हो, ऐसी जमीनें इन दस्तकारों को दे दी जाती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मीरास या फिर वतन बन गई थी। ठीक है, ऐसी जमीन महाराष्ट्र में दस्तकारों की मीरास या फिर वतन बन गई थी जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता है, यानी कि उनके बाबा पर बाबा, दादा पर दादा कोई जमीन दी गई होगी और फिर आगे चल करके वो उनको मिलती जा रही है, बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, तो ऐसे फिर उनकी पुश्तैनी जमीन बन गई थी। इस जमीन को मीरास या फिर वतन कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न यहां पर बन सकता है कि महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की जमीनों को क्या कहा जाता था? तो मीरास या फिर वतन। ठीक है, यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई, सुनार तक को रोज, ठीक है, का भत्ता और खाने के लिए या फिर नकदी देते थे। नकदी यानी कि पैसा हो गया। ठीक है, खाने के लिए दे दिया या फिर रोज का भत्ता दे दिया कि भाई रोज आप काम कर रहे हो तो इसका आपको इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये कहीं कहीं बदले रूपों में भी आपको देखने को मिलता है। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे कि क्या कहते थे? इसको जजमानी कहते थे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि ग्रामीण दस्तकार जो थे वो किस प्रकार से काम करते थे। सबसे पहले तो ये मान लो कि ग्रामीण दस्तकार जितने भी गांव में रहते थे वो गांव के लोगों के लिए काम करते थे। ठीक है, या तो उसके बदले में उनको फसल का एक हिस्सा दिया जाता था या फिर जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। ठीक है, जिसको आगे चल करके मीरास से फिर वतन कहा गया। या यही व्यवस्था अगर कहीं और पर बदले हुए रूप में देखने को मिलती है। जैसे कि बंगाल में हम बात करें तो बंगाल में रोज का भत्ता दे दिया जाना, ये एक बड़ा काम किया गया। या फिर खाने के लिए देना कि भाई रोज आप हमारे लिए काम करके आओ, करो, हम आपको खाने के लिए देंगे। ठीक है, डेली का अनाज देंगे, आप जितना भी काम करोगे इतना अनाज आप ले जाओ हमसे, या फिर पैसा दे दिया। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या कहा गया था? जजमानी कहा गया। ये आपको याद रखना होगा। एक छोटा गणराज्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे कि आज के टाइम पर आप देखते हो हमारा एक देश है जिसका नाम है भारत, और भारत के अंदर कई सारे राज्य हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या था? हमारा एक देश भारत के अंदर कई सारे छोटे छोटे आपको साम्राज्य देखने को मिलते हैं। जैसे कि मुगल साम्राज्य हो गया, शिवाजी महाराज का आपको अलग साम्राज्य देखने को मिलता था। और मतलब जितने भी राजा थे उनका अपना अपना अलग अलग एक साम्राज्य। चोल साम्राज्य की बात हमने की, हमने और भी कई सारे साम्राज्यों की बात की थी, अभी तक कर चुके हैं। तो यहाँ पर उन साम्राज्यों के अंदर जो गाँव थे, ठीक है, एक साम्राज्य के अंदर कई सारे गांव लगते थे, तो गांव को गणराज्य कहा गया था। ठीक है, गणराज्य कहा गया था। तो एक छोटे से गणराज्य की यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। 19वीं सदी में कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांव को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा। ठीक है, क्या किया? 19वीं सदी में अंग्रेज अफसरों ने क्या किया? भारतीय गांवों को, जो भारत में गांव देखने को मिलते हैं, यहां पर गांव अंक की बिंदी लगाएगी, यानी कि यहां पर कोई एक गांव नहीं, कई सारे गांव की बात की जा रही है। तो भारतीय गांव को ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधन और श्रम का बंटवारा करते थे। देखो, कहने का अर्थ यहां पर यह कि जो छोटे छोटे गणराज्य, छोटे छोटे गांव थे जिनको गणराज्य के रूप में देखा, वहां पर क्या है, लोग सामूहिक रूप से रहते थे।
भाईचारे के साथ में, और जितने भी संसाधन थे और जितना भी श्रम था उनका बंटवारा आपस में करते थे, ठीक है। लेकिन गांव में जो सबसे बुरी बात ये थी वो ये थी कि सामाजिक बराबरी नहीं थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, भाई जिसके पास जितनी संपत्ति वो उसका मालिक है, ठीक है। साथ ही जाति और जेंडर यानी कि सामाजिक लिंग हो गया, ठीक है। जाति और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं यहाँ पर फैली थी। ये जो कि ये बात अंग्रेज कह रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा समझना होगा। अंग्रेज अफसरों ने जो देखा था उसको लिखा, और अंग्रेजों के स्रोतों के हिसाब से कहा ही जा रहा है कि गांव में, वैसे तो क्या है कि गांव एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल थे छोटे से गणराज्य का, ठीक है, जहां पर सामूहिक स्तर पर लोग रहते थे भाईचारे के साथ में और संसाधन और श्रम का आपस में बंटवारा कर लेते थे। लेकिन यहां पर उन्होंने देखा कि सामाजिक बराबरी लोगों के बीच में नहीं, लोग जाति और लिंग के मतलब जाति और जेंडर के रूप में बटे हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी ये सभी अपने आप को एक दूसरे से ऊंचा नीचा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर बराबरी नहीं थी, ठीक है। क्या थी, समाज में गहरी विषमताएं फैली थी। कुछ ताकतवर लोग गाँव के मसलों पर फैसले लेते थे, यानी जो पावरफुल लोग थे, वो पावरफुल लोगों में कौन कौन से थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है। और इसके अलावा और जिनके पास में जमीन जायदाद खूब ज़्यादा होती थी वो, ठीक है, वो क्या करते थे, गांव के फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। जो कमज़ोर लोग थे, जिसमें नीची जात के लोग आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं, उनके साथ शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उनको ही मिला था। जो यहाँ पर ताकतवर लोग थे उनको ही न्याय करने का भी अधिकार मिला था, ठीक है। मतलब मारने वाले भी वही हैं और बचाने वाले भी वही हैं, यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, ठीक है। गाँव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। यानी कि पहले क्या था, पहले गांव में आपको वस्तु विनिमय देखने को मिलता था कि भाई हमारे यहाँ मक्का हुई, आपके यहाँ गेहूँ हुआ, आपके यहाँ बाजरा हुआ, आपके यहाँ चना हुआ, हम आपको मक्का दे रहे, आप हमें गेहूँ दे दो। ये कह रहे हम आपको बाजरा दे रहे, आप हमको मक्का दे दो। ये इनसे कह रहे हम आपको बाजरा दे रहे, आप हमको गेहूँ दे दो। ये इनके पास है, हम आपको चने दे रहे हैं और आप हमको बाजरा दे दो। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय होता था, पहले पैसे से रिलेटेड चीजें नहीं थी। लेकिन अब चूंकि शहर के साथ में व्यापार होने लगा, तो जब शहर के साथ में व्यापार होने लगा तो नकद के रिश्ते फैल चुके थे, यानी कि नकद के रिश्ते फैलने लगे, पैसा दो और काम करवाओ, ठीक है। मुगलों के केंद्रीय इलाके में कर की गणना और वसूली भी नकद में की जाती थी, ठीक है। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें निर्यात यानी कि चीज़ों को बेचने के लिए व्यापारिक उत्पादन करते थे जो दस्तकार, कि भाई हमने मटके आज 100 बनाए हैं और 100 हमको मटके बेचने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नकद में ही मिलता था, ठीक है। ऑर्डर दिया गया कि भाई 50 मटके चाहिए, तो 50 मटकों के लिए पूर्ण रूप से पहले उनको भुगतान दे दिया गया या फिर उनकी मजदूरी उनको दी गई। इस प्रकार से यहाँ पर काम होता था, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस टॉपिक को जरूर एक्सप्लेन करूंगा अगली पार्ट में। 50 मिनट का टाइम हो चुका है। मैंने सोचा कि महिलाओं, कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, इसको भी इस टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार देख लेते कि कितना है, काफ़ी दिखे, बट मैं इसी पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो फिर पार्ट 4 तक जाएगा वीडियो। तो हमारा अब अगला टॉपिक आपको मिल रहा है कृषि समाज में महिलाएं, अर्थात कृषि में महिलाओं का क्या योगदान रहता था उस टाइम पर। तो सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसानों की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, यानी अलग अलग इलाकों में जो छोटी छोटी इकाइयाँ थीं, अलग अलग ग्रामीण समुदाय थे, उनका जब विकास हुआ और किसान की व्यक्तिगत खेती जब उसको मिलने लगी और उसका विकास हुआ, तो मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत यह थी कि घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। देखो उस टाइम पर क्या था भाई, इतने बड़े लेवल पर लोग खेती नहीं करते थे, ठीक है। और जो लोग बड़े लेवल पर खेती करते थे वो मजदूरों को रखते थे। बेसिक रूप से जब व्यक्ति के पास में किसान की अपनी व्यक्तिगत खेती करने लगा, जब व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ मध्यकालीन भारत में, तो लोगों ने अपने घर परिवार के संसाधन, श्रम और उत्पादन को अपना बुनियाद बनाया, ठीक है, कि भाई घर में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मिलकर काम करेंगे और जितना भी उत्पादन होगा उससे हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क मुमकिन नहीं था, यानी कि घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द। ये जो बात आज के टाइम पर या फिर उस टाइम पर चल रही थी हमेशा से, इस बात को हमेशा बनाए रखना ये सटीक लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब क्या है कि घर परिवार के संसाधन, श्रम, उत्पादन के बुनियाद बन गए थे, ठीक है। अब चूंकि घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन के बुनियाद बन गए थे, तो ऐसे में लिंग के आधार पर लोगों के बीच में फर्क
करना ये मतलब मुमकिन नहीं रह गया था। अब क्या है, महिलाएं और पुरुष सभी लोगों को बराबर काम करना पड़ रहा था खेती में, ठीक है, क्योंकि किसान की व्यक्तिगत खेती हो गई थी, ठीक है। और देखो ऊंचे जात की तो हम बात यहाँ पर नहीं कर सकते, जो ऊंची जात के लोग थे उनकी महिलाएं खेत पर जाकर काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी महिलाएं क्या काम करती थी इसको यहाँ पर आप समझो। सूत काटना हो गया, ठीक है, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना हो गया, मिट्टी को गूंथना हो गया, कपड़ों की कढ़ाई करना हो गया, दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। देखो देखो जब घर में व्यक्ति को अपनी खुद की मिल्कियत व्यक्तिगत मिल्कियत होने लगी किसान की, ठीक है, इसके अलावा दस्तकारी में भी, तो महिलाओं का इसमें योगदान बढ़ गया, ठीक है। जैसे कि भाई सूत काटना हो गया, ठीक है, सूत को लेकर के आ गए किसान घर पे, ठीक है, और घर पे महिलाएं क्या करेंगी, अब सूत को काटेंगी। बर्तन बनाना है ये पुरुष करते थे, लेकिन मिट्टी को साफ करने का काम महिलाओं को मिल गया। मिट्टी को गूंथने का काम, जैसे आप देखते हो आटा को मारना है, इसी तरह से मिट्टी को गूंथने का काम महिलाओं को दिया गया। कपड़े की कढ़ाई करना ये महिलाओं का काम हो गया। दस्तकारी के उत्पादन में ऐसे पहलू थे, ये जो काम यहाँ पर हमने आपको गिनाई, ये ऐसे पहलू थे जो कि महिलाओं के श्रम के ऊपर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन में महिलाओं के श्रम की उतनी ही अधिक मांग होती थी। यहाँ पर देखो मध्यकाल की बात की जा रही है कि भाई जब मध्यकाल में भारतीय कृषि की मतलब ये जब व्यक्तिगत मिल्कियत हुई और ये उत्पादन की जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयाँ बनी, तब ये हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मध्यकाल में विदेशी लोग भारत में आए थे और विदेश में ऐसे भारत में आने के बाद में भारत का व्यापार एकदम से बढ़ा था, ठीक है। और भारत में अगर आप देखो तो विदेशों से कई सारी चीज़ें आने लगी थी। जो चीज़ें आती थी वो था धन, ठीक है, सोना चांदी के रूप में, और भारत की कई सारी चीज़ें जो थी वो एक्सपोर्ट होकर के बाहर जाने लगी थी। अब ऐसे में जब व्यापार बढ़ रहा था, ठीक है, लोगों की आमदनी बढ़ रही थी, तो महिलाओं ने भी अपना श्रम में योगदान देना शुरू कर दिया था, जो कि बर्तन बनाना हो गया, कपड़े बनाने हो गए, कपड़े की कढ़ाई करना हो गया, तो इसमें महिलाएं अपना योगदान देने लगी। किसी भी वस्तु का जितना अधिक वाणिज्यीकरण होता था, यानी जितना अधिक व्यापार होता था, उसके उत्पादन में महिलाओं की उतनी ही अधिक मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेत में काम करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी जाकर के यहाँ पर महिलाएं अपना योगदान देती, यानी कि महिलाओं ने इस समय पर बराबर की अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर निभाई। चूंकि सामाजिक श्रम पर निर्भर था, चूँकि समाज जो था श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में भी देखा जाता था उस टाइम पर। देखो बच्चे पैदा करने की जो काबिलियत है ये केवल महिलाओं के पास पहले भी थी, आज भी है, ठीक है। पुरुष जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, आप सभी को पता है। उस टाइम पर क्या था कि भाई चूँकि देखो समाज जो था श्रम के ऊपर निर्भर था उस टाइम पर। देखो आज के टाइम पर क्या है, टेक्नोलॉजी है। आज अगर आपको खेत को जोतना है, आप ट्रैक्टर लेकर के आ गए, 10 मिनट में खेत जुत गया। उस टाइम पर एक व्यक्ति को 2 बैल के साथ में एक हल लेकर चलना पड़ता था, तब खेत जुतता था, ठीक है। इसके अलावा आज के टाइम पर क्या है कि घंटों के काम मिनटों में हम टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं, बट उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर जो समाज था वो श्रम पर निर्भर करता था। काम हर जगह पर क्या है कि व्यक्ति ही काम करता था, इसलिए बच्चे जो था वो बहुत जरूरी थे, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो बच्चे बड़े नहीं होंगे, ठीक है, बच्चे नहीं होंगे तो बड़े भी नहीं होंगे, बूढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। तो बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से जो महिलाएं थी वो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, ठीक है। इसलिए इनको सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता है। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की उस टाइम पर कमी थी, क्योंकि कुपोषण और बार बार माँ बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं की मृत्यु दर सबसे अधिक थी, सबसे ज़्यादा थी। इसके पीछे का कारण केवल कुपोषण और माँ बनने का ही नहीं था, इसके पीछे के कारण और भी थे। सबसे पहला तो आप कारण ले लीजिएगा, कुपोषण हो गया। दूसरा कारण आप ये कह सकते हो कि भैया माँ बनने का कारण हो गया, बार बार माँ बन रही है। तीसरा कारण जानते हो क्या था? पुरुष जो थे वो महिलाओं के ऊपर अपना दबदबा बना करके रखते थे, ठीक है। समय आने पर उनको मारते भी थे और बहुत मारते थे, ठीक है। और पता चला कि भाई वो माँ बनने वाली और आप उसको मार पीट के जा रहे हो, उसको खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तो माँ बनने वाली है, बीमार है, ठीक है। दूसरा आप उसको खाने को भी नहीं मिल रहा है और तीसरा आप उसको मार के भी जा रहे हो, मारपीट कर रहे हो उसके साथ में। तो ऐसे में महिलाओं के साथ में अत्याचार काफ़ी होते थे, इस वजह से महिलाओं की मृत्यु भी अधिक होती थी उस टाइम पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी।
इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संभ्रांत समूह से बहुत अलग थे। यानी कि जो नीचे वाला समाज था जिसमें किसान और दस्तकार समाज देखने को मिलता है, यहाँ पर कुछ ऐसे रिवाज पैदा हो गए जो कि मतलब जो संभ्रांत समूह थे यानी कि ऊंचे वर्ग के लोग थे वहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते थे। उनसे एक अलग प्रकार का यहाँ पर एक अलग रिवाज पैदा हो गया। वो रिवाज कौन सा? कई ग्रामीण समुदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी। देखो मैं आपको आज कड़वा सच बता रहा हूं, देखो उस टाइम पर भी ऐसा होता था, आज के टाइम पर भी एक बिहार और एक उड़ीसा, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर आप चाहो तो आपको पैसे देकर के वहां से लड़कियों को लेकर के जा सकते हो शादी करने के लिए। ठीक है, मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बिहार और उड़ीसा वगैरह में गए, वहां से महिलाओं को लेकर के आए और शादी करके अपने साथ में रह रहे, पैसे देकर महिलाओं को लेकर के आए, खरीद कर लाए। मैं यहाँ पर यहाँ धंधे करवाने की बात नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, पैसे दे करके लाए और शादी करके अपने साथ में उनको रख रहे हैं। आज भी मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, आज भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब महिलाओं की उपयोगिता बढ़ी क्योंकि महिलाएं बच्चे पैदा कर सकती थी और महिलाओं में मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, तो क्या हुआ, महिलाओं की यहाँ पर आवश्यकता बढ़ी। फिर ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हो गए जहाँ पर दुल्हन की कीमत दे करके उससे शादी की जाने लगी। ठीक है, इसके अलावा तलाकशुदा महिलाएं और विधवा दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। ऐसा भी यहाँ पर क्या है कि नियम समाज में धीरे धीरे बनने लगे। अच्छा, जो यहाँ पर दुल्हन की कीमत दी जा रही है, तलाकशुदा महिलाओं की शादी की जा रही है, विधवा महिलाओं की शादी की जा रही है, ये जो नियम की यहाँ पर बात हो रही है, ये संभ्रांत यानी कि ऊंचे वर्ग में ऐसा नहीं था। जो निचला वर्ग था जिसमें दस्तकार और किसान देखने को मिलते हैं, ये लोग ही ऐसा करते थे, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते, महिलाओं को प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी गई थी, जो महिलाएं थी बच्चा पैदा करने की जो उनकी ताकत थी उसको इतनी अधिक अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था कि भाई महिलाएं कहीं हमसे हमारा काबू इनके ऊपर से खो ना जाए। ठीक है, उनको बिल्कुल अपने काबू में रखा जाता। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था, महिला घर का मुखिया नहीं होगी, क्योंकि महिला के पास में एक सबसे बड़ी ताकत है कि वो बच्चा पैदा कर सकती है और इस वजह से वो हमें एग्जिट कर सकती है। अगर महिला घर का मुखिया होगी तो अलग प्रकार के नियम बनेंगे और भी उनकी मान्यताएं होंगी, कुछ तो होगा। ठीक है, जिस वजह से घर का जो मुखिया होता था वो मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। जितनी भी महिलाएं थी उन सभी के ऊपर सबसे पहले परिवार के लोग जो उसके ऊपर काबू रखते थे, दूसरा समुदाय के जो मर्द थे वो भी उसके ऊपर पूर्ण रूप से काबू रखने का प्रयास करते थे कि महिलाएं सर ना उठा पाएं अपना। ठीक है, फिर बेवफाई की शक पर महिलाओं को भयानक दंड दिया जाता। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी कि अगर महिला कोई बेवफाई करती थी, ठीक है, कि भाई शादी कर लिए, किसी एक पति के साथ रह रही है और किसी दूसरे के साथ चक्कर चला या फिर बात की या फिर कोई भी शक भी हो गया कि भाई तुम्हारा दूसरे के साथ चक्कर चलेगा, दोस्त भी बना लिया किसी दूसरे को, तो उनको भयानक दंड दिया जाता था। भयानक दंड के रूप में मारपीट की उनके साथ में। ठीक है, खाना नहीं मिलेगा 5 दिन तक, मारपीट की जाएगी, घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, और भी कई सारे भयानक दंड दिए जाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी मार भी डाला जाता था। ऐसे चीज़ें देखने को मिलती, आग लगा दी, फांसी पर लटका दिया, मार डाला, ये सारे कांड पहले होते थे। और अगर कोई पुरुष यहाँ पर ये बेवफाई करता था उसके साथ में कुछ नहीं होता था। ठीक है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के कई इलाकों में ऐसे दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली हैं जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। यानी यहाँ पर क्या है कि उस टाइम पर महिलाएं जो थी अपने अधिकारों का मांग भी कर सकती थी, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में यहाँ पर जो दस्तावेज मिले हैं उनमें ऐसी दरख्वास्त दी गई हैं, दस्तावेजों में ऐसे सबूत मिलते हैं जहाँ पर महिलाओं ने अपने न्याय और मुआवजे की उम्मीद के लिए ग्राम पंचायत को अपनी क्या है कि दरख्वास्तें भेजी थी। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति
ठीक है, पुरुष है और वो बेवफाई कर रहा है, एक से अधिक महिलाओं के साथ में रहने का प्रयास कर रहा है, तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई महिला ऐसा काम करती है तो उसको दंड दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर एक और ये कही जा रही है कि राज्य और जो ऊंची जात के लोग हैं वो अक्सर ये बात सुनिश्चित करते थे कि भाई परिवार के पास में इतना धन, इतना खाना पीना रहे कि उसके घर परिवार का भरण पोषण होता रहे। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती थी तो उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते थे। एक मिनट, ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती थी तो उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया जाते थे। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द या फिर मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता। हाँ, समझ गया। देखो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, जब भी कोई महिला पंचायत को अपनी दरख्वास्त देती थी तो वहाँ पर वो अपना नाम वहाँ पर नहीं डालती थी। ठीक है, ऐसा क्यों? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, समझो। वो क्या करती थी, जैसे कि भाई आप हैं, आपका नाम है अमन, ठीक है, आपका नाम क्या है? आपका नाम है अमन, और आपकी पत्नी का नाम मान लेते हैं, क्या हो गया आपकी पत्नी का नाम? हम मान लेते हैं दिव्या मान लेते हैं, ठीक है, दिव्या, ठीक है, दिव्या मान लेते हैं। अब दिव्या को आपने मारा पीटा है, ठीक है, और दिव्या को आपसे क्या चाहिए? न्याय चाहिए, ठीक है, कि भाई अमन ने हमको मारा पीटा है। और दिव्या क्या कर रही है? पंचायत को एक दरख्वास्त लिख रही है। तो दिव्या यहाँ पर जब दरख्वास्त लिखेगी पंचायत को तो अपना नाम वहाँ पर नहीं डालेगी। वो क्या कहेगी कि अमन की पत्नी की ओर से दरख्वास्त आई है, ठीक है, कि मैं अमन की पत्नी आपसे ये गुहार लगाती हूँ, आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए, इस प्रकार से। या फिर क्या है कि या फिर दिव्या के बेटे का नाम मान लो कि हम रख देते हैं आकाश, ठीक है, तो आकाश की मम्मी, आकाश की माँ की ओर से ये दरख्वास्त आई है। तो इस प्रकार से, ठीक है, वो अपना नाम नहीं रखती थी। ज़्यादातर जो महिलाएं थी पंचायत को जब दरख्वास्त देती थी तो उनके दस्तावेजों में उनका नाम दर्ज नहीं किया जाता था, ठीक है। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द, यानी जो उसका जो मर्द है, या फिर मुखिया, घर का जो मुखिया, या फिर मुखिया की माँ, मुखिया की बहन, मुखिया की पत्नी, इस रूप में वो दरख्वास्त दी जाती थी, ठीक है। आगे बढ़ते, आज जैसे कि आज आप देखते हो मतलब घर पे आपने देखा होगा, आजकल मॉडर्न ज़माने में तो ये नहीं चलता है, बट जो हमारे गांव की महिलाएं थीं, आज से देखो, अगर आज भी आप देखो गांव में, तो क्या है कि घर की जो औरतें हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती, वो आपका नाम नहीं कहेंगे कि भाई उनके पापा से बात करो, ठीक है, अपने बेटे के नाम लेकर उनके पापा से बात करो, ठीक है, ऐसे बात करेंगी, ठीक है, अपने पति का नाम नहीं लेती हैं आज भी महिलाएं। अगर आप देखोगे थोड़ा वो चेंज आ गया है, ठीक है, वैसे थोड़ा नहीं, बहुत चेंज आ गया है। आजकल तो नाम नहीं, गाली वगैरह देती, बेबी मान लेती, बेबी बच्चे कहते हैं, मार पड़ती मर्दों की, ठीक है, वो चीज़ अलग हो गई, लेकिन पहले ऐसा था, ठीक है, सम्मान पूरा किया जाता था। तो यहाँ पर ही देखने को मिलता है। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था, ठीक है। भूमिहर भद्रजन जो थे, इनके बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो इनमें जो महिलाएं थी, इनको पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर महिलाएं, विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति की विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदार रहती थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि महिलाएं, सिर्फ महिलाओं को इतना अधिक दबा के रखा गया था, कई सारे ऐसे इलाके भी थे जहां पर महिलाओं को हक प्राप्त भी थे, ठीक है। बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी के रूप में यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, ऐसे स्रोत मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है, ठीक है। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकारी में मिलती थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, हिंदू या मुसलमान दोनों में ही कोई व्यक्ति है, उसके घर में कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो जमींदारी जो है उसको उत्तराधिकार के रूप में मिल सकती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। यानी कि हम यहाँ पर ही कह सकते हैं, केवल महिलाओं को इस प्रकार से नहीं कह सकते कि भाई महिलाओं केवल एक संसाधन के रूप में समझा जाता था, महिलाएं काम करने के लिए थी, ऐसा नहीं है। देखो, महिलाओं के साथ में अत्याचार तो बहुत होते थे, बट जो ऊंचे वर्ग की महिलाएं हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती, वो क्या है कि उनके पास में संपत्ति के अधिकार भी थे, वो अपनी ज़मीन को बेच सकती थी, ज़मीन खरीद सकती थी। इसके अलावा उनको ज़मींदारी का भी अधिकार मिलता था, उत्तराधिकार मिलता था। इसके अलावा अगर आप देखो तो एक एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है जहाँ पर 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक राजशाही की जो जमींदारी है, इसकी बात कही जा रही है, इसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी, ठीक है। तो आपको हर प्रकार के क्षेत्र में हर प्रकार के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर का पार्ट 2 रहा है। जंगल और कबीले, ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, 1 घंटा 6 मिनट हो गया है। अब अगर जंगल और कबीले स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर बसे हुए गाँव के परे
जंगल में घुसपैठ, ठीक है, जंगल में घुसपैठ का यहाँ पर बादशाह से रिलेटेड बातें कही जा रही हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपका ज़मींदार हो गया, ठीक है। अगले पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं। तो अगले पार्ट में जंगल और कबीले डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 3 में जंगल और कबीले पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं। फिर हम ज़मींदार डिस्कस करेंगे कि भाई ज़मींदार जो थे उनके पास क्या क्या हक थे, ठीक है। ज़मींदार किस प्रकार के काम करते थे, कौन लोग होते थे, राजा के साथ में और जनता के साथ में ज़मींदारों का कैसा संबंध था, किस प्रकार से नियंत्रण रखने का की कोशिश करते थे, भू राजस्व प्रणाली, ठीक है। ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे हम अगले पार्ट में, ठीक है, भू राजस्व प्रणाली तक। इसमें मनसबदारी व्यवस्था भी मिलती है, और अगर टाइम कम लगा तो चांदी का बहाव भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे ये डिस्कस हो नहीं पाएगा, 1 घंटा हो जाएगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। पार्ट नंबर 4 में चांदी का बहाव, अगर हो जाएगा चांदी का बहाव, इसके बाद में अबुल फजल की आईन अकबरी ये डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में आपको मिलता है अबुल फजल का किस प्रकार से अनुवाद हुआ, आयन का अनुवाद किस प्रकार से हुआ, और मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे पार्ट 4 तक। और यहाँ तक आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये आपका पार्ट 4 में चैप्टर आज ये भी समाप्त होगा, ठीक है। मैंने कोशिश की थी भाई पार्ट 3 तक समाप्त हो जाए, बट टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है कि समाप्त हो नहीं पाएगा। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। एंड हम आपको बता दें हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का एडवांस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम एनसीईआरटी कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री यहाँ पर ही जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, हमारे सेकंड चैनल पर एनसीईआरटी हिस्ट्री की न्यू क्लासेस जो कि अपडेटेड आई हैं उनको स्टार्ट कर देंगे। चैनल दृढ़ संकल्प 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।